एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। क्लियर? ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहां फ्रांशियम नहीं लिखा। फ्रांशियम इज रेडियोएक्टिव and its chemical properties are not easy to determine. In fact, फ्रांशियम की तो निकाली भी नहीं गई है। Theoretically हम निकाल सकते हैं, but inorganic chemistry does not deal with theoretical things. Inorganic chemistry deals with the things which are observed, can be नहीं। Observe की है तो मानेंगे, नहीं की तो हम prediction से deal नहीं करते। ऐसा होना चाहिए, inorganic में नहीं है। ऐसा होता है, वही इनऑर्गेनिक है। ठीक है? तो क्योंकि हम फ्रांशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, इट्स वेरी रेडियोएक्टिव एंड देयरफॉर व्हेनेवर वी पुट इट इन सॉल्यूशन इट कॉजेस रेडियोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर रेडिएशंस की वजह से अलग रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इस वजह से फ्रांशियम बात नहीं करते। इसी तरीके से रेडियम की बात भी नहीं करते। रेडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक नोन है, and Madame Curie got a Nobel Prize for determining the chemical properties of radium, but still we don't include it here क्योंकि उसकी chemical properties फिर अलग हो जाती हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारे पास सेकेंड ग्रुप है। द फर्स्ट ग्रुप, हाँ बोल। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्या हुआ? तो इतनी देर से उससे क्यों भिड़ रहा था? वो बड़ा बता देगा और उसके बताने से तुम मान लोगे। ओके, सुना। अब जो क्वेश्चन है, these metals are called alkali metals. ठीक है? I'm going to ask you why they are called alkali metal, पर मुझे ये मत बोलना because they form water soluble bases known as alkali। ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि alkali नाम इसलिए आया है कि alkali metals water soluble base बनाते हैं, water soluble bases से इनका नाम नहीं आया। फाइन? और हाँ, अब सारे के सारे, क्योंकि ये मेटल्स वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं, इसलिए सारे के सारे वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कली कहा जाता है। और हमारे पास यहां ऐसे भी अल्कली है जिनमें मेटल नहीं है। कैन यू गिव मी एन अल्कली व्हिच डज नॉट हैव अ मेटल इन इट? बोलो, सही बोल रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाटर सॉल्युबल बेस व्हिच डज नॉट कंटेन अ मेटल। दैट आल्सो इज कॉल्ड अल्कली। ठीक है? अच्छा, अब मैं तुम्हें बता दिया ना क्या आंसर नहीं देना, तो कोई और आंसर है आपके पास? Why are they termed as alkali metal? वो तो पहले ही बता दिया, नहीं बोलना, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और कोई रीजन नहीं? तो चलो इसका एक्चुअल रीजन बता देता हूं। There is an Arabic word. In fact, it would be like an Indo-Arabic word. हिंदी में संस्कृत के अंदर कुछ अलग हो जाता है वर्ड, और अरेबिक में इट बिकम्स अल्क। अंग्रेजी में इसको अल्क कर देते हैं। अल्क मीन्स राख, एश। कभी आपने किसी लकड़ी की राख देखी है? लकड़ी जलने के बाद जो राख बचती है वो काली नहीं होती, सफेद होती है, ग्रेइश व्हाइट, या फिर इनफैक्ट वो व्हाइट होती है जिसमें कुछ ग्रे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। उस राख को अगर मुट्ठी भर के तुम पानी में डाल दो और उसको अच्छी तरह शेक करो तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो ज्यादातर राख इनफैक्ट 99% डिसॉल्व हो जाएगी, और सिर्फ 1% के करीब कुछ ब्लैक पार्टिकल्स रह जाएंगे। दोज आर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। कभी सोचा क्यों डिसॉल्व हो जाता है? बिकॉज दे आर द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। They contain salts of sodium and potassium which are soluble in water.
So this is the ash forming metals, alkys, and from that has come alkali. So alkalis are ash forming metals. They are abundant in plant ash. Is it clear? तो ये है alkali metals. तो ये तो इसका रीजन है कि why they are called alkali metals. Now we talk about these. These elements are called alkaline earth metals. अब alkaline because they resemble alkali. ये प्लांट ऐश में नहीं है, बट ये alkali को इस तरीके से रिजेंबल करते हैं कि इनके भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड की कंपैरिजन में कम है. अब जैसे कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एज सच सॉल्युबल इन वाटर, बट वो अलग बात है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक होने की वजह से ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अगर मान लीजिए मैंने पानी लिया, उसमें बेरिलियम का कोई सॉल्ट है, उसमें ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है और बनने के बाद और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही डिसॉल्व हो जाता है. तो एम्फोटेरिक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काफी कम सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट हो जाता है. और सी वाटर से मैग्नीशियम को सेपरेट करने का तरीका भी यही है कि सी वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2 ग्राम्स पर लीटर पर 100 ग्राम्स, यानी कि 20 ग्राम्स पर लीटर. ये जो आप चूना टोकते हैं ना, वो व्हाइट सा पानी सा लेके मारे चले जाते हैं, दैट इज 2% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ठीक है, वो पानी तो ट्रांसपेरेंट लगता है, थोड़ी देर के बाद वो ओपेक हो जाता है. वो ओपेक होता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है. ठीक है, तो वो कैल्शियम है. स्ट्रोंशियम की सॉल्युबिलिटी उससे ज्यादा है. बेरियम इज सॉल्युबल टू द एक्सटेंट ऑफ 27%, यानी कि 100 ग्राम पानी में 27 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाता है. तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को इन जनरल अल्कली बोल दिया जाता है अल्कलाइन की जगह. काफी सॉल्युबिलिटी है, 27 ग्राम कंसंट्रेशन, 27% कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है. ठीक है, तो दैट इज हाउ दीज मेटल्स आर टर्म्ड अल्कलाइन. ठीक है, अब आता है वर्ड अर्थ. बोलना नहीं कि अर्थ में मिलते हैं इसलिए, क्योंकि सीधा सीधा जवाब ये है, अगर अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं तो हर चीज अर्थ क्रस्ट में मिलती है, सारे के सारे अर्थ मेटल्स हैं. कोई बात नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं रीजन इसलिए पहले ही दे रहा हूं. ये मत बोलना कि अर्थ में मिलते हैं, क्योंकि अर्थ में हर चीज मिलती है. सारे के सारे मिनरल, सारे के सारे ओर्स अर्थ में ही मिलते हैं. ठीक है, और फिर ये मत बोलना दे आर मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, और तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं है. ठीक है, क्लियर. फिर ये मत बोलना देयर ओर्स आर फाउंड इन अर्थ, सबके ओर्स अर्थ में ही मिलते हैं. ठीक है, तो ये 3 रीजन के अलावा अगर कुछ पता है तो बताओ. आजकल किताबों में ना बड़ा फालतू चीज होती है. आजकल मैं नोट्स देख रहा था, तो मैं वेब पे सर्च कर रहा था. अचानक मैंने कल बैठा हुआ कुछ नोट्स बना रहा था, तो मैं वेब पे सर्च किया, क्वेश्चन पूछा मैंने, वेब पे लिखा व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. पता है क्या आ रहा है आंसर? अ सॉल्यूशन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड. सॉल्वेंट, हाँ, और एक नहीं कई साइट्स पे. मेरा दिमाग घूम गया, मैंने क्या बकवास लिखी हुई है. सॉल्वेंट थोड़ी ना होता है यार, सॉल्यूट होता है. हाँ, उनमें साइट में बड़े आराम से लिखा हुआ सॉल्वेंट. विकिपीडिया पे भी सॉल्वेंट लिखा हुआ है, और पता नहीं कितने, एक से उठा के दूसरा टेप मारता, दूसरे से उठा के तीसरा टेप मारता, ये भी नहीं देखते टेप क्या रहे हैं. यार ऑथेंटिक ना सही, बट इतना भी तो ब्लंडर मत करो. कम से कम उन चीजों में अगर ब्लंडर होता है जो लोगों को जनरली नहीं पता, समझ में आता है कि भाई कोई एक बंदा अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट मान के उसके अंदर चिपका दिया उसने, वो समझ में आता है. लेकिन ऐसी चीजों में वो तो क्रेडिबिलिटी का लॉस उन चीजों से नहीं होता जो किसी को नहीं आती और तुम्हें आती है, तुमने गलत लिखी है. क्रेडिबिलिटी का लॉस उन चीजों से होता है जो सबको पता है और फिर तुमने गलत लिखी हुई है. ठीक है, तो इसलिए कई चीजें देखता हूं किताबों के अंदर, कुछ भी लिख देते हैं, बस सुनी सुनाई. अरे
अर्थ में, क्योंकि अर्थ में मिलते हैं। अबे अर्थ का मतलब पता है तुम्हें? हर कोई प्लैनेट अर्थ। अरे अर्थ का मतलब प्लैनेट अर्थ नहीं होता यार, अर्थ को भी अर्थ किसी वजह से कहा जाता है। देयर इज अ रीजन फॉर कॉलिंग अर्थ टू बी अर्थ। अर्थ मीन्स सॉलिड। पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट। इट इज सॉलिड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अर्थ। ठीक है, जब वो बोला गया था कि हम पंच तत्व के बने हुए हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, तो लोगों ने कहा अबे हवा के बने हुए हैं हमने तो आकाश भी है, हमें ये प्लैनेट भी है। अबे ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी का मतलब होता है सॉलिड, जल का मतलब होता है लिक्विड, वायु का मतलब है ऑल द गैसेस, फायर का मतलब है एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन वी से आकाश इट इज द एम्प्टीनेस। इफ यू ऐड फायर, that is if you add energy to earth, that is solid, it becomes liquid, that is water. If you add fire to water, it becomes air, it vaporizes, and air expands along with emptiness, it gains sky or emptiness. ये है इन पांच तत्वों का मतलब, समझे? एंड दैट इज हाउ ये जो पंच तत्व सिस्टम है ना, ये परफेक्टली वैलिड है, क्योंकि हर कोई सॉलिड लिक्विड गैस एनर्जी और एम्प्टीनेस का ही तो बना हुआ है। तो आ तो गए सारे, क्लियर? तो अर्थ का मतलब प्लैनेट अर्थ नहीं है, अर्थ का मतलब है सॉलिड। ठीक है, चलो अब फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सॉलिड तो इतने सारे हैं, इनको क्यों कहते हैं, बताओ। कुछ सब्सटेंसेस वर नोन बाय द अर्ली पीपल, बहुत पुराने नोन है, और उनमें से एक सब्सटेंस है कैल्साइट। कैल्साइट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3। कैल्साइट इज क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन वो है मेटामॉर्फिक, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है, मार्बल मेटामॉर्फिक है, कैल्साइट इज क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, और एक और सब्सटेंस है डोलोमाइट। डोलोमाइट इज these were rocks available, freely available. इन रॉक्स को जब हीट किया जाता है, दोनों को, तो इन रॉक्स के अंदर से डिकम्पोजिशन होता है एंड वी गेट अ व्हाइट मास, अ व्हाइट सब्सटेंस। ठीक है, वो जो व्हाइट सब्सटेंस बनता है, इसके अंदर इसे कहा गया लाइम। इसके अंदर इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ लाइम एंड मैग्नीशिया। It was named Magnesia because it was found in the province of Magnesia in Greece. So that was name was as Magnesia. So it's a mixture of lime and magnesia. अभी जो lime है, lime was such an important material at that time कि हर जगह lime यूज होता था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के अंदर पत्थरों को जोड़ने के लिए lime यूज होता, lime and mortar। ठीक है, पुराने किले में जाके देखोगे lime and mortar, और दे आर सॉलिड। lime की एक खास बात होती है, अगर पानी पड़ता है ना तो ये और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, इसके अंदर सीलन कभी नहीं आती। लाइम से बनी हुई दीवारों में सीलन नहीं आती, कभी नहीं आती। ओके, तो ये लाइम बहुत टाइम से पता था। और इस लाइम की एक और खासियत है, इसको जितना मर्जी हीट कर लो, इसको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इससे पूरे के पूरे तुम फर्नेस बना सकते हो, इसके बने हुए कंटेनर के अंदर तुम आयरन को मेल्ट कर सकते हो, किसी भी मेटल को मेल्ट कर डालोगे, कुछ नहीं होगा इसे। कितना ही हीट कर लो, ना तो ये मेल्ट होता है, जब मेल्ट नहीं होता तो डिकम्पोज भी नहीं होता। उस समय जितने भी एफर्ट्स ये लगा सकते थे दोज पीपल, वो सारे के सारे एफर्ट्स फेल हो गए। लाइम और मैग्नीशिया ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, एक और सब्सटेंस उन्होंने बाद में निकाला, बेराइटा। दैट वाज विद हीटिंग बेरियम कार्बोनेट, बेराइटा रॉक, उसको हीट किया, बेराइटा बन गया।
ठीक है, स्ट्रॉन्शिया, दैट वाज आल्सो फॉर्म्ड, बेराइटा वाज फॉर्म्ड, स्ट्रॉन्शिया वाज फॉर्म्ड, लाइम वाज देयर, मैग्नीशिया वाज देयर। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जिनको इन्होंने जितना मर्जी हीट कर लिया, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। अल्टीमेटली वहां के उन लोगों को ये कहना पड़ा कि ये सारे के सारे सब्सटेंसेस दे आर अर्थ एलिमेंट्स, परमानेंट सॉलिड्स, ठीक है। तो दीज वर कॉल्ड अर्थ एलिमेंट्स, लाइम, मैग्नीशिया, स्ट्रॉन्शिया, बायरटा, दे वर कॉल्ड अर्थ एलिमेंट्स। बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि ये एलिमेंट्स नहीं है, कंपाउंड्स, एंड दीज कंपाउंड्स वर लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेराइटा, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शिया, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, ठीक है। दैट्स नॉट दैट, वो बाद में ग्रुप में आ गया तो कह देते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए, बेरिलियम नहीं है। पर हाँ, बेरिलियम की भी यही प्रॉपर्टी है, इसका भी ऑक्साइड मेल्ट नहीं होता। बाद में जब इनके मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन हुए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 2850 डिग्रीज, दिस इज 2000 नियरली 650, कुछ ऐसा ही है इसका। बेरिलियम ऑक्साइड 2500, बेरियम ऑक्साइड 2200। ये टेम्परेचर इतने ज्यादा हैं कि आयरन का 1535 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दैट इज हाउ दे वर कॉल्ड अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये रीजन था these elements to be called earth metals because they were constituent of earth elements. Is it clear? तो ये रीजन था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, these are the substances which are used to make the inner lining of the furnaces, the refractory materials. याद है, थोड़ा सा बोला था, डेफिनेशन लिखवाई थी तब रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की, तो लिखो डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं है ये। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज 2200। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स में सस्ता महंगा नहीं देखा जाता, रिक्वायरमेंट देखी जाती है। अगर मान लीजिए मेरे पास इंप्योरिटी एसिडिक है तो मुझे रिफ्रैक्टरी मटेरियल एसिडिक बनाना पड़ेगा, और अगर इंप्योरिटी बेसिक है तो मुझे रिफ्रैक्टरी मटेरियल भी बेसिक बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं कर सकता, मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाना पड़ेगा। वो फर्नेस नहीं है हमारे पास, वो रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस इज मेड अप ऑफ लाइम और मैग्नीशिया या फिर डोलोमाइट। डोलोमाइट की ब्रिक्स लगा दी जाती है, डोलोमाइट की ब्रिक्स पोरस हो जाती है, अपने आप उसमें से वो डिकम्पोज होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर की ब्रिक्स बन जाती है, पोरस हो जाती है। तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और यार फर्नेस में एक बार लगाना है और कितना फर्क पड़ जाएगा, डबल का 3 टाइम्स का, और क्या। सिलिका इज नॉट जस्ट मिट्टी, इट्स प्रॉपर हटा के उसको साफ करके तो कॉस्ट उतनी पड़ जाती है। ओके, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। द सब्सटेंसेस, refractory materials, the substances which have extremely high melting point, the substances which have extremely high melting point and remain inert, the substances which have extremely high melting point and remain inert even at high temperatures are used to make inner lining, are used to make inner lining of the furnaces. These are the refractory materials.
These are the refractory materials. सर वैसे थोड़ा सा सर जैसे मान लो सर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता हूँ तो सर उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सर जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो सर उसके साथ पूरा लैटिस में कुछ चेंज नहीं आती सारे इलेक्ट्रॉन्स के मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स है मतलब वो इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट से पूरे सिस्टम में चेंज आ जाएगी। हाँ तो क्यों नहीं होगा? Why should it not happen? तो होता है, प्रॉब्लम क्या है? अगर यहाँ पर क्लास में ये खड़ा हो जाए, if he stands up, क्या पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी? होगी ना? फिर लेकिन बात ये है कि उस डिस्टर्बेंस से फर्क कितना पड़ेगा? How much effect will it have? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, एनर्जी इसने गेन की, जब नीचे आया एनर्जी लूज की, पूरे का पूरा लैटिस के अंदर कलर आ गया, ठीक है? तो लैटिस बिकम्स कलर्ड इफ द इलेक्ट्रॉन इज केपेबल ऑफ शोइंग एक्साइटेशन। अब वो फील्ड से बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्टर्ब हुए, लेकिन क्या जब वो रिलीज होगी एनर्जी, वो अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो एनर्जी स्प्रेड हो गई तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के बाद कोई इफेक्ट कर पाएगी? फिर would it matter to us? देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। The only thing is फर्क सिर्फ तब है जब उससे कोई फर्क पड़े। A difference is a difference only if it makes a difference. If it doesn't make a difference, we don't consider it a difference and we don't study it. Simple. यार चेक करो ना, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन दूसरे हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एनर्जी आपने दी, तब तो ये एक्साइट हुआ, जब ये वापस आएगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज आउट हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर जाती है पूरी एनर्जी, तो वो एक्साइट हो जाएगा। अगर कहीं पे भी डेसिपेट हो गई तो नहीं होगा। किसी को स्ट्राइक करे, अब जब तक वो स्ट्राइक करेगी, एक से निकली, दूसरे पे गई, तीसरे पे गई, चौथे पे गई, अगर कहीं पे भी एनर्जी लॉस हो गया, लॉस्ट, ठीक है? और अल्टीमेटली तुम्हें तो एक ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दिखाई देगी ना। अब क्रिस्टल्स होते हैं, डायमंड में लाइट घूमती है, घूमती क्या है? यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, रिलीज की, दूसरे ने एब्जॉर्ब की, रिलीज की, तीसरे ने एब्जॉर्ब की, रिलीज की, लाइट घूम गई, यही तो होता है। ओके, हाँ भाई, सो रिफ्रैक्टिव मटेरियल की आपने डेफिनेशन लिख ली। अब रिफ्रैक्टिव मटेरियल हमारे पास बहुत सारे हैं। देखो, we have to talk about the cheapness also and we have to talk about the efficiency also. तो जब हम cheapness और efficiency की बात करते हैं तो जनरल रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो यूज होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम यूज नहीं किए जाते, कर सकते हैं पर एक तो कॉस्टली है, दूसरे फिर जब इनका ही मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा तो बाकी क्यों यूज किए जाएं? ओके, फिर कहीं कहीं इवन एल्यूमिना इज ऑल्सो यूज्ड, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, कहीं पे क्रोमिया, जितने भी ये ऑक्साइड है उनमें आ लगा होता है, बट हाँ यूरिया आ नहीं है, वो यूरिया ऑक्साइड नहीं है, ठीक है? थोरिया वो ऑक्साइड है, यूरिया नहीं। हाँ, ओके, तो दैट ऑल्सो इज यूज। फिर सिलिका, दैट्स अ रिफ्रैक्टिव मटेरियल। किसी किसी स्पेसिफिक केसेस में सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाता है, कार्बोरंडम, that also has a very high melting point. ये inert है, neutral है, ये slight acidic है, ये basic है, ठीक है? And then जब कभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होता है तो सबके अब्बा हुजूर यूज कर लिए जाते हैं, ग्रेफाइट, melting point 4100 degree Celsius. So that is the फाइनल लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स दैट वी माइट हैव। ग्रेफाइट काफी कॉस्टली है, तो कहीं कहीं स्पेसिफिक यूज में ही होता है, ठीक है? तो दीज आर रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। तो ये हमने इनके नाम की बात की। अब नाम की बात करने के बाद वी टॉक अबाउट देयर प्रिपरेशन।
सर ग्रेफाइट आफ्टर भी महंगा होता है, पेंसिल वगैरह में तो वो ग्रेफाइट बेटा वो ग्रेफाइट पाउडर होता है, वेस्टेज, ठीक है ना। प्योर ग्रेफाइट में प्योर ग्रेफाइट की बात नहीं, ग्रेफाइट महंगा है। ग्रेफाइट का प्योर होने का क्या मतलब है? ग्रेफाइट है क्या? प्योर कार्बन। अब प्योर ग्रेफाइट का क्या मतलब हुआ? यानी कि तुम्हें लगता है ग्रेफाइट के अंदर डायमंड की इंप्योरिटी होगी? वही बात हुई ना, ग्रेफाइट में इंप्योरिटी किस चीज की होगी जब वो खुद ही प्योर कार्बन है तो। ओके, ग्रेफाइट के जो ब्लॉक्स होते हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन इतने भी महंगे नहीं होते कि उनको अफोर्ड ना किया जा सके। और एक पेंसिल की क्या कॉस्ट है आजकल? 4 या 5 रुपए। कितना ग्रेफाइट होगा उसमें? और बाकी क्या है? तो सोचो ना कॉस्ट। और उसमें ग्रेफाइट के साथ साथ क्ले मिक्स होती है। अच्छा चलो ऐसे ही एक सवाल पूछ लेता हूं, पेंसिल लेड में लेड कितना परसेंट होता है? पेंसिल लेड में लेड कितना परसेंट होता है? 0%। फिर लेड क्यों कहते हैं? रीजन, इट इज एबल टू लीव अ मार्क ऑन पेपर सिमिलर टू लेड। लेड एक सॉफ्ट मेटल है, अगर उसको पेपर पर रगड़ा जाए ब्लैक मार्क छोड़ देता है। सिमिलरली दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लेड। इसमें लेड होता नहीं है। ओके, तो आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, पेपर फट जाएगा, ज्यादा ही हार्ड है और उसके अंदर हार्डनेस कंट्रोल नहीं की जा सकती। ओके, नाउ क्या लेड हैवी है। और हाँ वही बात है ना, बच्चे पेंसिल लिखते कम है, खाते ज्यादा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों ही काफी रिएक्टिव मेटल्स हैं। दे आर अमंग्स्ट द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स इन themselves. That is why the chemical reduction method generally do not work for the extraction of these metals. These metals are generally extracted by electrolysis of their molten salts. Okay? If you electrolyze them in the aqueous medium, hydrogen will be released instead of these metals. ठीक है, क्लियर? तो ये तो हमने किया ही था मेटलर्जी में, लिख लो थोड़ा सा और। The alkali and alkaline earth metal, the alkali and alkaline earth metals in themselves are best reducing agents. Full stop. Hence, chemical reduction method. Hence, chemical reduction methods of extraction do not generally work with them. Full stop. These are extracted by the electrolysis. These are extracted by the electrolysis of their molten salts
by the electrolysis of their molten salts, generally chlorides. Full stop. Electrolysis of their aqueous salts. Electrolysis of their aqueous salts would release hydrogen instead of the metal. Would release hydrogen instead of the metal. ठीक है? अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी. ठीक है? अब वो डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले हमें एक छोटा सा फैक्टर समझना पड़ेगा, एंड दैट्स टर्म्ड एज मेटलिक बॉन्ड. ठीक है? मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ. क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा. मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम ट्रांजिशन मेटल को डिस्कस कर रहे थे. तो हमने वहां पे सोचा था कि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है. ठीक है? और जो पहली चीज हमने बात की थी मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की, दैट वाज द मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन. ये लिखा था आपने? Okay. It depends on the number of electrons being contributed towards the metallic bond formation. Alkali metals एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके आगे अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इन एडिशन टू द s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दे कंट्रीब्यूट अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन. जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी. और मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा. तो अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. इज दैट क्लियर? सो दैट वाज फर्स्ट फैक्टर. लिखा था ना तुमने? ओके. अब सेकंड फैक्टर की बात करें. सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड, अब ये शायद मैंने आपको नहीं लिख पाया था, दैट वाज द चार्ज डेंसिटी of the metallic kernel. ये लिखा था? तो लिखो. Charge density of the metallic kernel. Charge density of the metallic kernel. कर्नल KERNEL, COLONEL मत लिख देना. आर्मी कर्नल की बात नहीं कर रहा मैं. ठीक है? Now the metallic kernel is the metal atom from which the bonding electrons have been removed. या ये कह सकते हो outermost shell electrons have been removed. This is the metal nucleus with the core electron. उसे कहते हैं metallic kernel. ठीक है? अब ये मेटलिक कर्नल है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव. तो ये मेटलिक कर्नल्स का अरेंजमेंट है. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग हियर इन बिटवीन द मेटलिक कर्नल्स. तो ये जो हमने बना दिया, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. इलेक्ट्रॉन की एक सी है, मेटलिक कर्नल्स उसमें फ्लोट कर रहे हैं. अब ये मेटलिक कर्नल इन इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेंगे, अल्टीमेटली ये एक दूसरे को भी उतना स्ट्रांगली खींच रहे हैं, क्योंकि ये कर्नल भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी खींच रहा है. तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एंड द बॉन्ड इज गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर. तो जैसे जैसे मेटलिक कर्नल की चार्ज डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी. इज इट ओके? ठीक है? तो लिखिए, with increase in charge density,
with increase in charge density of the metallic kernel, with increase in charge density of the metallic kernel, its tendency to attract the shared metallic bond electrons, its tendency to attract shared metallic bond electrons increases making the metallic bond stronger and melting point higher अब यहां पे अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो देखो इन सबके मेटेलिक कर्नल के ऊपर द चार्ज वुड बी +1, सबका +1 का चार्ज होगा, ओके। लेकिन लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा है, सोडियम उससे बड़ा है, पोटेशियम उससे बड़ा है, रुबीडियम उससे बड़ा है, सीजियम उससे बड़ा है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते चले जा रहे हैं साइज बड़ा होता जा रहा है, चार्ज उतना ही है। तो इसका मतलब यह है कि मेटेलिक कर्नल की चार्ज डेंसिटी डाउन द ग्रुप कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे मेटेलिक कर्नल की चार्ज डेंसिटी कम होती चली जाएगी, उसका टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी, और विद दैट मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। तो अब देखा जाए तो सीधी सी बात यह है कि इनमें से लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए और है, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, इट इज 29 डिग्री सेल्सियस। सो इट्स ऑलमोस्ट अ लिक्विड, इट इज नॉट अ लिक्विड। लिक्विड वो होता है जो 25 डिग्री पे लिक्विड हो। पीरियोडिक टेबल में 2 लिक्विड है, मर्करी एंड ब्रोमीन, उसके अलावा कोई लिक्विड नहीं है, या तो सॉलिड है या गैसेस है। इज इट ओके? ठीक है। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। सेम इज ट्रू विद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहां पर भी डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाता, ठीक है। क्लियर? That was another reason of metallic bond strength. अब इसके बाद हमारे पास एक और रीजन है, तीसरा रीजन। Did I tell you the reason why mercury is a liquid? नहीं बताया था मर्करी लिक्विड क्यों है? शायद बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। अभी मैं बोलूंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। जब हम मर्करी की बात करते हैं तो मर्करी की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे मेटल से ज्यादा है। मर्करी हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग्स्ट ऑल metals in periodic table. It is 1007 kilojoules per mole. ठीक है? Because of that very high ionization energy, mercury is not able to contribute the electrons effectively towards metallic bond formation. वो आसानी से नहीं डोनेट कर पाता, और इस वजह से metallic bond strength drastically कम हो जाती है, making mercury one of the two liquids. और ये रीजन क्या है? क्योंकि मर्करी से पहले 2 तरह के कॉन्ट्रैक्शन हुए हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ और लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है, जिसकी वजह से उसकी आयनेशन एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये था मर्करी के लिक्विड होने का रीजन। अब यही रीजन अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम के साथ देखने को मिलता है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, 899 किलोजूल्स पर मोल, पर बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, 1.5। तो बेरिलियम और बेरिलियम के बीच का जो बॉन्ड बनता है वो डोमिनेंटली कोवलेंट अरेंजमेंट है। बिकॉज ऑफ दैट कोवलेंट अरेंजमेंट बेरिलियम का लैटिस काफी स्ट्रांग हो जाता है, और बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे ज्यादा हो जाता है। पर जैसे ही हम बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 से 1.2 हो जाती है। और ध्यान रखना
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर जो ये ऑर्डर चल रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, इट्स नॉट लीनियर। कंपैरिजन है ना, उसने तो फ्लोरीन को सीधा सीधा कर दिया था कि इतना इतना है, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। तो 1.5 से 1.2 होने में ड्रास्टिक चेंज है। और अगर चलो हम मैग्नीट्यूड वाइज भी देखें तो इट इज अ चेंज ऑफ 0.3 इन 1.5, अराउंड 1/5 का चेंज। ठीक है, जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज समथिंग लाइक 899 और मैग्नीशियम की इट इज 747। तो चेंज अराउंड 140 का है। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज उतना ज्यादा नहीं है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी अभी भी ज्यादा है जितनी होनी चाहिए एक मेटलिक प्रॉपर मेटलिक बॉन्ड बनाने के लिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई कम। मैग्नीशियम शायद ये सोच रहा होगा कि मैं तो कोवलेंट भी बनाऊंगा और मेटलिक भी बनाऊंगा, पता चला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, कोवलेंट बना नहीं पा रहा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई नहीं, मेटलिक बनेंगे नहीं। तो बेचारा मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में एक कहावत को चरित्रार्थ करता है, और वो कहावत है धोबी का कुत्ता। मतलब पता है, अगर एक कुत्ता धोबी के पास हो तो वो कुत्ता कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं घर की रखवाली करूं या मैं उस घाट की रखवाली करूं जहां कपड़े सूख रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं उस कंफ्यूजन के चक्कर में ना वो उधर से इधर भागता ही रह जाता है, वो कहीं रखवाली कर नहीं पाता। तभी वो कहावत है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब वही मैग्नीशियम के साथ है, ना कोवलेंट का ना मेटलिक का, और उस चक्कर में मैग्नीशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे कम है। Is it clear? So magnesium has the least melting and boiling point amongst alkaline earth metals. ठीक है, ध्यान रखना, अल्कली मेटल से इसका भी ज्यादा है, अल्कली मेटल से कम नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कम है। So that is the metallic bond strength and the trend of melting and boiling points. ठीक है, अब अगले ट्रेंड की बात करते हैं, and that is the trend of densities. अब डेंसिटी के ट्रेंड बड़े मजेदार से हैं। जैसे कि अल्कली मेटल की बात करो, the least density is of lithium. I think that was expected, that was predicted and all. ठीक है, सबसे हल्का सा न्यूक्लियस है, साइज कोई बहुत छोटा नहीं है, छोटा है एग्री, सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत छोटा नहीं है, तो डेंसिटी काफी कम हो जाती है इसकी। इनफैक्ट लिथियम हैज द लीस्ट डेंसिटी अमंगस्ट ऑल सॉलिड्स, इसकी डेंसिटी सबसे कम है अगर हम सॉलिड्स की बात करें प्रॉपर, मैं फोम की बात नहीं कर रहा, उसमें हवा होती है तो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। लेकिन लिथियम एज सच हैज अ वेरी लो डेंसिटी, इट्स डेंसिटी समथिंग लाइक 0.53 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, पानी से कम है। लिथियम के बाद अगली डेंसिटी इज पोटेशियम, then it is sodium, rubidium and cesium. That is the trend of densities. Very obviously ये obvious है, पूछूंगा तो मैं यही, तो सोचो क्या होगा इसका रीजन। देखो एक मिनट, जब भी आपको डिफरेंस या एब्रप्ट चीजें ढूंढनी होती हैं तो यू हैव टू लुक फॉर द डिफरेंसेस, ठीक है ना। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी बाय फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम, ये तो पता ही है हम सबको, ठीक है ना।
On moving down the group, the mass increases. Okay. On moving down the group, volume increases. Clear? On moving from rubidium to cesium, the mass is increased, the volume is increased, but the increase in mass is more than the increase in volume. Hence, the density increases. Okay? On moving from lithium to sodium, the mass increases. Lithium का atomic mass 7 है, sodium का 23, mass increases by 16 units. ठीक है? On moving from sodium to potassium, the mass increases. Sodium 23, potassium 39, again increases by 16 units. Lithium का radius 1.27 angstrom. Sodium का radius 1.57 angstrom. Potassium का radius 2.03 angstrom. ठीक है? With the same increase in mass, the increase in volume from sodium to potassium is more. ठीक है? That is why the density from sodium to potassium decreases rather than increases. ठीक है? Is it clear? ये जो मैंने बताया है वो explanation नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन का इन्फरेंस है. एक्सप्लेनेशन क्या है? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पोटेशियम के बाद है, और अगर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी. रुबिडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा है, उसमें डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है. जल्दी बताओ भाई. भाई साहब सवाल मैंने पूछा है. नहीं, मैं सोच रहा सोच रहा उसको बता रहा है. क्यों सुन रहा है? कान बंद कर अपने, और अगर ज्यादा जोर से बोल रहा है इसके कान पे लगा दे एक. आंसर. देखो फिर से डिफरेंस देखते हैं. लिथियम से जब हम सोडियम में गए तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे थे बीच में वो सेकंड शेल था. सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की और हमने 8 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए. ठीक है? जब हम सोडियम से पोटेशियम गए तो जो शेल भर रहा था वो थर्ड शेल था. थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की और हमने उसमें से डाले 8. प्रॉब्लम यहां है, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं साइज उतना कम होता है, ज्यादा नहीं होता. समझे? इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं साइज उतना कम होता है. यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, यहां पर खाली जगह है. तो सोडियम से पोटेशियम में बीच में खाली जगह है, जिसकी वजह से द इंक्रीज इन साइज इज मोर देन द इंक्रीज इन मास. इज इट क्लियर? जिसकी वजह से पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम हो जाती है. ठीक है? इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? तो इस चीज को अपने शब्दों में लिख लो. चलो उस चीज को अपने शब्दों में लिखो, उससे पहले मैं एक और ऑर्डर दे देता हूं. अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑर्डर और भी मजेदार है. कैल्शियम की डेंसिटी सबसे कम है. अब देखो अगर कोई तुमसे कहता है कि कैल्शियम की मैग्नीशियम से कम क्यों है, तो वही सोडियम पोटेशियम वाला चिपका दोगे. कैल्शियम और मैग्नीशियम में तो सोडियम पोटेशियम वाला ही आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही तो चीज है. ठीक है? अब बात आई बेरिलियम मैग्नीशियम की.
तो यहां पर भी इसका आंसर मैंने बता दिया, बेरिलियम में कोवेलेंट लैटिस है। अरे भैया कोवेलेंट लैटिस है, बॉन्ड छोटा है, पैकिंग ज्यादा अच्छी हो गई, डेंसिटी ज्यादा हो गई। वैसे भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ा ना इनकी डेंसिटी में। ठीक है, समझ आ गई बात? तो बेरिलियम बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट लैटिस has a higher density than magnesium. Magnesium, because of the empty d orbitals in calcium, has a higher density than calcium. Second period में सबसे कम density calcium की है, second group में। ठीक है, मैग्नीशियम में नहीं है, कैल्शियम में है। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कलर ऑफ द आयंस एंड ऑल।